हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल T10 स्टडी पर। देखिए, आज का हमारा टॉपिक है ट्रांसपोर्टेशन का। इससे पहले मैंने बायोलॉजी में 2 चैप्टर करा दिया है, जिसमें लाइफ प्रोसेस आपका है और एक रिस्पायरेशन है। ये दोनों चैप्टर मैंने कंप्लीट करा रखा है, आप उसे प्लेलिस्ट लिस्ट में देख सकते हैं। ओके, आज का जो हमारा टॉपिक है ट्रांसपोर्टेशन का है और उसी का मैंने चार्ट यहाँ पर आप लोगों के सामने रखा है ताकि कोई भी एक भी पॉइंट मिस ना हो, इसीलिए मैंने चार्ट आप लोगों के सामने बना करके रख दिया है और इसी को हम लोग अच्छी तरीके से डिस्क्राइब करेंगे। ठीक है, यहाँ पर मैंने ब्लड का बहुत कम ही लिखा है, लेकिन हम टोटली चीज़ यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन यदि आप फर्स्ट टाइम चैनल पर हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हम जब भी वीडियो अपलोड करेंगे तो रेगुलर अपडेट आपको मिलता रहेगा। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहला पॉइंट है हमारा परिवहन का। ठीक है, परिवहन आखिर होता क्या है, परिवहन कहते किसको हैं। ठीक है, परिवहन का ज़रूरत क्यों पड़ता है। तो देखिए, सबसे पहली बात करें परिवहन का, तो परिवहन क्या होता है, किसी भी पदार्थ का एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना। ठीक है, जैसे हमारे शरीर में क्या होता है, जब हम लोग भोजन ग्रहण करते हैं मुख गुहा के माध्यम से, या कह लें जब मुख गुहा में भोजन रखते हैं, चबाते हैं उसको, और चबाने के बाद जब हम निगलते हैं तो वह क्या होता है, हमारे शरीर के अन्य सभी जो पाचक ग्रंथियाँ या आहार नाल कहें, आहार नाल में जाता है। जैसे मुख गुहा में रखा, चबाया, निगला, निगलने के बाद वह ग्रसनी, ग्रास नली, आमाशय और फिर छोटी आंत तक जाता है, जहाँ पर पाचन की क्रिया कंप्लीट होती है। उसके बाद जो अपचा भोजन होता है वह रेक्टम में संचित हो जाता है, और जो पचा हुआ भोजन होता है वह क्या होता है, उसका स्वांगीकरण होता है और वह ब्लड के साथ मिक्स होता है। फिर वह ब्लड के माध्यम से सर्कुलेट होकर के शरीर के सभी कोशिकाओं तक जाता है। अब कोशिका तक जाएगा तो वहाँ पर सेकंड चैप्टर में मैंने बताया था रिस्पायरेशन। जब भोजन का पाचन कंप्लीट हो जाता है तो उसका स्वांगीकरण होता है और वह मिलता है ब्लड के साथ। ब्लड क्या करता है, शरीर के सभी भागों में सर्कुलेट होता है और सभी कोशिकाओं तक जाता है। ठीक है, जहाँ क्या होता है, कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया में जाने के बाद उसका ऑक्सीडेशन होता है भोजन अणुओं का, उसके बाद हमें एनर्जी मिलती है। तो देखिए, भोजन के ग्रहण करने के बाद उसका सभी पार्ट तक जाना, ठीक है, और उसके बाद जो वेस्ट पार्टिकल बनते हैं उसका शरीर से बाहर निष्कासित होना, इसी को हम लोग सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं, परिवहन कहते हैं। ओके, उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया होगा। परिभाषा कैसे लिखेंगे इसका, तो देखिए, उपयोगी पदार्थों का शरीर के प्रत्येक कोशिकाओं तक जाना तथा अनुपयोगी पदार्थों का शरीर से बाहर निष्कासन ही क्या कहलाएगा, परिवहन कहलाएगा। ओके, तो ये पॉइंट आपका कंप्लीट हो गया होगा। दूसरा पॉइंट है हमारा परिवहन तंत्र। अब देखिए, जो भी पदार्थ होता है उसका सर्कुलेट, या कह लें कि एक जगह से दूसरे जगह तक जाने के लिए किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता पड़ती है। अब वह पदार्थ जिस भी माध्यम से जाएगा उस माध्यम को हम लोग क्या कहेंगे, परिवहन तंत्र कहेंगे। ओके, याद रहेगा, यानी कि जितने भी उच्च श्रेणी के जंतु होते हैं उनमें खाद्य पदार्थों के परिवहन के लिए एक तंत्र पाया जाता है, और इसी तंत्र को किस नाम से जानते हैं, परिवहन तंत्र के नाम से जानते हैं। जैसे हमारे शरीर में बहुत सारे ऐसे अंग हैं या सेल्स हैं जो क्या करता है, ट्रांसपोर्ट में मदद करता है। ओके, चलिए अब देखते हैं हम लोग अगला पॉइंट कि एक कोशिकीय पौधों में जो होता है वह परिवहन कैसे होता है। तो जनरली एक कोशिकीय पौधे जो होते हैं वह निम्न श्रेणी के पौधे होते हैं। ठीक है, निम्न श्रेणी के पौधे या फिर जंतु ही हम ले लें, पौधे और जंतु दोनों में सेम होता है। ठीक है, तो निम्न श्रेणी के जो पौधे होते हैं उनके शरीर का आकार काफ़ी छोटा होता है, इसीलिए उनमें ऊर्जा की ज़रूरत कम पड़ती है। चूँकि ऊर्जा की ज़रूरत कम पड़ती है इसीलिए उनमें परिवहन के लिए कोई भी विकसित परिवहन तंत्र नहीं पाया जाता है। तो उनमें परिवहन होता कैसे है, तो उनमें जो परिवहन होता है, जो एक कोशिकीय जो जंतु कह लें या पौधे कह लें, दोनों में क्या होता है, एक क्रिया पाई जाती है और उस क्रिया का नाम है विसरण। इस विसरण क्रिया के माध्यम से ही क्या होता है,
जो भी खाद्य पदार्थ उनको लेना होता है वह क्या करते हैं, अपने शरीर के सतह के द्वारा अवशोषित कर लेते हैं। ठीक है, इसको लैंग्वेज में कैसे लिखेंगे? एक कोशिकीय पौधे या जंतुओं में ऊर्जा की आवश्यकता कम पड़ती है, इसीलिए उनमें जो परिवहन होता है, खाद्य पदार्थों का जो परिवहन होता है वह शरीर के सतह के द्वारा विसरण क्रिया से कंप्लीट होता है। ओके, तो दोनों पॉइंट समझ में आ गया होगा। अब बहुकोशिकीय पौधों की बात कर लें। बहुकोशिकीय पौधों में किस तरीके से परिवहन होता है? क्योंकि जो बहुकोशिकीय पौधे होते हैं उनका शरीर का आकार काफ़ी बड़ा होता है। अब जब शरीर का आकार बड़ा है तो उसको ऊर्जा भी उतना ही मात्रा में चाहिए ताकि वह सर्वाइव कर पाए। तो उनके शरीर में क्या होता है कि परिवहन के लिए एक खास तंत्र काम करता है, जिसको मैंने पहले ही बता दिया, परिवहन तंत्र। तो पौधे में जनरली पौधे जो बहुकोशिकीय पौधे होते हैं उनमें परिवहन के लिए कुछ सेल्स या टिश्यूज़ पाए जाते हैं। तो जनरली पौधों में 2 प्रकार के उत्तक पाए जाते हैं जो विभिन्न प्रकार के वाटर, मिनरल्स या फिर फूड पार्टिकल का क्या करता है, ट्रांसपोर्टेशन कराता है। ओके, तो वो 2 कौन कौन से हैं? तो एक तो आता है आपका जाइलम, ठीक है, दूसरा क्या आता है आपका फ्लोएम। ठीक है, क्या आता है? एक तो आ जाएगा आपका जाइलम और दूसरा क्या आ जाएगा, फ्लोएम। तो ये 2 जो हैं पौधे में, यही दोनों क्या करता है, डिफरेंट टाइप के जो सब्सटेंस होते हैं उनके ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है। ओके, तो अब हम लोग जान लेते हैं कि जाइलम के द्वारा कैसे परिवहन होता है, फ्लोएम के द्वारा कैसे परिवहन होता है। उससे पहले एक चीज़ और है, जाइलम जो है वह 4 तत्व से मिलकर के बना हुआ है। ठीक है, जाइलम कितने? 4 तत्व से मिलकर के बना हुआ है। आप लोगों को 9th क्लास में डिटेल में बताया गया होगा। यदि आप लोगों ने नहीं पढ़ा है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम 9th का सेशन भी जल्द स्टार्ट कर देंगे इस चैनल पर। ओके, तो चलिए, जाइलम जो है वह 4 तत्वों से बना है। कौन कौन से हैं? तो देखिए, एक तो हो जाएगा ट्रैकिड्स, ओके, सेकंड हो जाएगा जाइलम नलिका, नंबर 3 क्या हो जाएगा, जाइलम तंतु, एंड नंबर 4 क्या हो जाएगा, जाइलम मृदुतक। तो ये 4 प्रकार के तंतु से मिल करके बना है आपका जाइलम। कौन कौन सा? रिपीट कर लीजिए। एक तो ट्रैकिड्स है, दूसरा जाइलम नलिका है, तीसरा जाइलम तंतु है और चौथा क्या है, जाइलम मृदुतक है। आप लोगों ने अक्सर देखा होगा, जब कभी किसी पौधे को अगर काटा होगा, किसी भी पेड़ का अगर कोई टहनी काटा होगा पुराना, तो आपने गौर किया होगा कि जैसे मान लीजिए कि ये आपका एक पौधा है, सपोज कीजिए कि ये आपका क्या है, एक पौधा है। ठीक है, इसी का मैंने एक टहनी, जैसे कि इस तरीके से होता है बहुत सारा टहनी इसमें, ठीक है, तो एक टहनी इसका मैंने यहाँ पर काट लिया। अब काट लेने के बाद इसका काट कुछ इस तरीके से हमें नज़र आता है। ठीक है, तो ये जो नज़र आता है, और आपने देखा होगा इस काट में मिडिल पीस में ये जो बीच वाला एरिया होता है इसमें कुछ डार्क पार्ट होते हैं। गौर किया होगा, थोड़ा सा गहरा सा पार्ट होता है जो कि पूरे में होता है, यानी कि जितनी लंबाई इसकी होगी उतनी लंबाई इस डार्क वाले एरिया का होगा। ओके, तो ये जो डार्क वाला एरिया है यही आपका जाइलम होता है। ठीक है, ये जो डार्क वाला एरिया है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, जाइलम बोलते हैं। तो याद रहेगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि जाइलम जो है वह काम कैसे करता है। उससे पहले एक चीज़ और जान लीजिए कि ट्रैकिड्स, जाइलम नलिका और जाइलम तंतु, ये जो 3 हैं ये तीनों मृत सेल होते हैं, यानी ये जो इनमें जो सेल पाया जाता है वह क्या होते हैं, डेड सेल होते हैं। एकमात्र जाइलम का जाइलम मृदुतक ही है जो कि जीवित होता है। तो एग्ज़ाम में कभी कभार ऐसे भी पूछ देता है कि जाइलम की कौन सा तंतु जो है, जाइलम का कौन सी कोशिका जो है वह जीवित होती है। तो याद रखिएगा, जीवित एकमात्र होता है जाइलम मृदुतक, लेकिन ट्रैकिड्स, जाइलम नलिका और जाइलम तंतु ये तीनों क्या होते हैं, मृत होते हैं। ओके, समझ में आ गया। अब जाइलम के द्वारा अगर हम ट्रांसपोर्टेशन की बात करें तो जाइलम जो है वह मेनली किसका, जल का परिवहन कराता है। मैंने यहाँ पर लिख रखा है, एग्जाम में बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है यह कि जाइलम के द्वारा किसका परिवहन कराया जाता है या फिर पौधों में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा, जाइलम के द्वारा जो परिवहन होता है वह जनरली जल या कह लें जितने भी लिक्विड होते हैं, ठीक है ना, लिक्विड जैसे कि मिनरल्स हो गए, उन सभी के ट्रांसपोर्टेशन में आपका हेल्प कौन करेगा, तो जाइलम करता है हेल्प। ओके,
क्या करता है, जल का परिवहन। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, एग्जामिनेशन में बहुत बार पूछा गया, मैट्रिक के एग्जामिनेशन में भी और अदर कई कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में भी ये क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं। ओके, चलिए अब बात कर लेते हैं कि जाइलम के द्वारा जो परिवहन होता है वह किस डायरेक्शन में होता है। तो देखिए, जब पौधा फोटोसिंथेसिस करता है, आप लोगों ने जब फर्स्ट चैप्टर पढ़ा होगा, यदि नहीं पढ़ा है तो उसे देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में मैंने उसको डाल दिया है। सभी जो आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो है, इन सभी का मैंने अलग अलग प्लेलिस्ट बना रखा है, उसमें आप देख सकते हैं। क्या होता है कि जब फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया होती है, तो फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया के लिए मैंने बताया था कि 4 कच्चे सामग्री की ज़रूरत होती है, जिनमें एक आपका जल था। ठीक है, जल था। अब पौधे को जल मिलेगा तो कहाँ से मिलेगा? आसमान से तो नहीं ही वह अवशोषित कर सकता है, वायुमंडल से तो नहीं अवशोषित कर सकता है जल वाष्प को, लेकिन वो क्या करता है, पौधा का जो मूल रोम होता है, ये इसमें बहुत सारे, देखिए, एक मेन रूट होता है, ठीक है, एक क्या होता है, मेन रूट होता है, और एक क्या होता है, टर्शियरी रूट होता है। तो ये जो है आपका मूल रोम, ये काफ़ी पतला होता है, एकदम पतला होता है, जो क्या करता है, मिट्टी के कणों के बीच दबे होते हैं। अब मिट्टी के कणों के बीच जितने भी मिनरल्स होंगे, जितने भी वाटर होंगे, उसको क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा, अवशोषित करेगा। कौन? तो मूल रोम उसको अवशोषित करेगा। तो ये अवशोषित करने की प्रक्रिया क्या है? तो ये अवशोषित किस प्रक्रिया के द्वारा करते हैं? तो याद रखिएगा, इस प्रक्रिया को बोलते हैं परासरण। परासरण यानी एग्जाम में पूछ लेता है कि पौधे में जल एवं घुलित खनिज लवणों का अवशोषण किस क्रिया द्वारा होता है? तो याद रखिएगा, कौन सी क्रिया हो जाएगा? परासरण। अच्छा, एक चीज़ बताइए, मैं यहाँ पर विसरण, यहाँ पर परासरण, समझ में आ रहा है क्या? चलिए इसको देख लेते हैं एक बार। विसरण क्या होता है? देखिए, किसी भी पदार्थ का उच्च सांद्रता वाले क्षेत्र से निम्न सांद्रता वाले क्षेत्र की ओर गति करना क्या कहलाता है? विसरण कहलाता है। ओके, क्या कहलाता है? किसी भी पदार्थ का उच्च सांद्रता वाले क्षेत्र से निम्न सांद्रता वाले क्षेत्र की ओर गति करना क्या कहलाता है? विसरण कहलाता है। जस्ट लाइक एज एग्जाम्पल देख लीजिए, जब कभी आप मॉर्निंग वॉक करते होंगे तो सुबह में चना या फिर किशमिश वगैरह तो खाते ही होंगे, तो रात में हम लोग क्या करते हैं, चना को या फिर किशमिश को पानी में भिगो करके छोड़ देते हैं, और जब सुबह उठते हैं तो देखते हैं कि वह जो चना या फिर किशमिश होता है, उसका दाना जो होता है वो फूला हुआ नज़र आता है। ये क्यों फूला हुआ नज़र आता है? इसलिए फूला हुआ नज़र आता है क्योंकि किसका बात कर रहे थे, किशमिश और आपका जो चना होता है, इसमें जो सूखा चना या सूखा किशमिश होता है, इसमें जल की मात्रा की कमी होती है, और जब इसको हम जल में डालते हैं तो क्या करता है, यह बाहरी भाग से जल को एब्जॉर्ब कर लेता है, यानी कि उच्च सांद्रता वाले क्षेत्र से जिसमें कमी होता है उसमें वाटर क्या हो जाता है, चला जाता है, जिसके कारण वो क्या होता है, फूल जाता है। तो समझ में आ गया? वहाँ पर फूलने का क्या कारण है? बाहर से वाटर का उसके अंदर आके मिल जाना। तो जहाँ पर उच्च सिरा होता है, वहाँ से निम्न सिरे की ओर अगर कोई भी पदार्थ, जरूरी की वाटरी, कोई भी पदार्थ अगर गति कर रहा हो तो इसको हम क्या कहेंगे? विसरण कहेंगे। लेकिन जब यही विसरण की क्रिया किसी छन्ना पात्र के माध्यम से होगा, किसी अर्धपारगम्य झिल्ली से होगा, या किसी सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन से होगा, तब हम उसे क्या कहेंगे? परासरण कहेंगे। चूँकि जो जड़ होता है, तो जड़ का जो मूल रोम होता है, उसके मूल रोम के ऊपर जो पार्ट होता है वह क्या होता है? अर्धपारगम्य होता है। चूँकि जब सेल पढ़ा होगा आप लोगों ने फर्स्ट चैप्टर 9th क्लास में, तो पढ़ा होगा पौधे के जो कोशिका होता है उसके बाहरी आवरण को क्या बोलते हैं? कोशिका भित्ति। और यह क्या होता है? सेमी परमेएबल होता है। सेमी परमेएबल है, इसका मतलब है कौन सी क्रिया के द्वारा होगा? परासरण क्रिया के द्वारा होगा। ओके, 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं परासरण और विसरण से। एक कि पौधे में मूल रोम के द्वारा जल और घुलित खनिज लवणों का अवशोषण किस क्रिया द्वारा होता है? परासरण। ओके, और वायुमंडलीय गैसों का अवशोषण किस क्रिया द्वारा होता है? विसरण। ठीक है, तो देखिए, H2O की ज़रूरत होती है फोटोसिंथेसिस के लिए, तो जो जल है वह मूल रोम के माध्यम से कहाँ जाएगा? ऊपर की ओर जाएगा, ऊपर के डायरेक्शन में, जहाँ पत्ती होगा वहाँ तक जाएगा। लेकिन ये फिर से रिटर्न होकर के नीचे की ओर वाटर नहीं आता है। वाटर तो फिर जो एक्स्ट्रा जल बचता है वो कैसे जाएगा? तो जो पत्ती होता है उसके रंध्र के माध्यम से क्या हो जाएगा? बाहर की ओर निष्कासित कर दिए जाएंगे। ठीक है, समझ में आ गया होगा? तो जाइलम के द्वारा सिर्फ और सिर्फ कितने दिशा में? एक ही डायरेक्शन में परिवहन होता है। तो वो डायरेक्शन क्या है? नीचे से ऊपर की ओर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब बात कर लेते हैं फ्लोएम का। फ्लोएम क्या है? फ्लोएम भी एक प्रकार का क्या है? परिवहन करने वाला पौधे में उत्तक है, जो जनरली भोजन के परिवहन में सहायक होता है। जाइलम जल और फ्लोएम
भोजन कह लें या खाद्य पदार्थ कह लें, उसके परिवहन में सहायक होता है। जिस तरीके से जाइलम 4 प्रकार के तत्व से बना था, उसी तरीके से फ्लोएम भी 4 प्रकार के तत्व से बना होगा, जिसमें आप लोग देख रहे हैं एक है चालनी नलिका, दूसरा है सखी कोशिका, तीसरा है फ्लोएम मृद उत्तक और चौथा है फ्लोएम तंतु। और एक चीज़ इसमें ट्रैकिड्स, जाइलम नलिका और जाइलम तंतु मरा हुआ था, एकमात्र यह जीवित था, लेकिन इसमें चारों जो तंतु हैं वह चारों के चारों जीवित होंगे। ठीक है, याद रहेगा। तो डिफरेंसेस एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो याद रखिएगा जाइलम का अधिकांश जो तंतु होता है वह मृत होता है, लेकिन फ्लोएम का सभी तंतु जीवित होता है। जाइलम के द्वारा जल का परिवहन, लेकिन इसके द्वारा खाद्य पदार्थ का परिवहन होता है। अब देखिए यहाँ जो फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया हुई पौधे में, तो यहाँ पर जो ग्लूकोज का संश्लेषण होगा तो ग्लूकोज का जो ट्रांसमिशन होगा, देखिए ग्लूकोज का ट्रांसमिशन ग्लूकोज के फॉर्मेट में नहीं होता है, वो चेंज हो जाता है, सुक्रोज के फॉर्मेट में होता है। तो सुक्रोज हो जाएगा, तो सुक्रोज एनर्जी देता है पौधे को, तो एनर्जी तो सभी पार्ट में चाहिए ना। ऐसा तो नहीं कि यहाँ पर अगर एनर्जी मिल गया तो पौधा सर्वाइव कर लेगा, या जड़ में एनर्जी मिल गया तो सर्वाइव कर लेगा। उसको चाहिए सभी पार्ट में इक्वल चाहिए सब्सटेंस, ताकि एनर्जी को प्रोटेक्शन कर पाए वो। तो क्या होता है, इसके द्वारा सभी दिशाओं में क्या होता है जो भी खाद्य पदार्थ होते हैं उसका ट्रांसमिशन होता है। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर लिखा है क्या कि फ्लोएम के द्वारा सभी दिशाओं में परिवहन होता है। तो उम्मीद करते हैं कि आपका ये सारा पॉइंट कंप्लीट हो गया होगा। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, पौधा में खनिज लवणों का जो अवशोषण होता है, कहाँ से, नीचे से, वह किस रूप में होता है, तो याद रखिएगा आयन के रूप में होता है। ये एग्जाम में इम्पोर्टेंट है। चलिए एक बार रिकॉल कर लेते हैं। ठीक है, परिवहन क्या है, किसी भी पदार्थ का, है ना, उपयोगी पदार्थ का हमारे शरीर के विभिन्न कोशिकाओं तक जाना तथा अनुपयोगी पदार्थों का शरीर से बाहर निष्कासन परिवहन कहलाता है। ओके, उसके बाद परिवहन तंत्र क्या है, तो हमारे शरीर में परिवहन के लिए विकसित तंत्र को ही क्या कहते हैं, परिवहन तंत्र कहते हैं। एक कोशिकीय पौधों में परिवहन जो होता है वह शरीर के सतह के द्वारा विसरण क्रिया से होता है। बहुकोशिकीय पौधों में परिवहन के लिए 2 ऊतक पाए जाते हैं, एक जाइलम और फ्लोएम, और दोनों को सम्मिलित रूप से क्या बोलते हैं, दोनों को सम्मिलित रूप से बोलते हैं संवहन बंडल। ये चीज़ याद रखिएगा। ठीक है, क्या बोलते हैं दोनों को सम्मिलित रूप से, संवहन बंडल कहते हैं। यानी जाइलम और फ्लोएम को सम्मिलित रूप से क्या बोलते हैं, संवहन बंडल बोलते हैं। जाइलम भी 4 प्रकार के तत्व से बना, फ्लोएम भी 4 प्रकार के तत्व से बना। ओके, जाइलम का अधिकांश कोशिका मृत होता है, लेकिन इसका सभी कोशिका जीवित होता है। जाइलम जल और घुलित खनिज लवण का परिवहन कराता है, फ्लोएम सिर्फ खाद्य पदार्थ का परिवहन कराता है। और जाइलम में परिवहन जो होता है वह एक ही डायरेक्शन में होता है। ठीक है, और इसके द्वारा जो परिवहन होता है सभी डायरेक्शन में होता है, ऊपर नीचे दाएं बाएं सभी डायरेक्शन में। ठीक है, और पौधे में खनिज लवण का अवशोषण किस रूप में, आयन के रूप में होता है। उम्मीद करते हैं कि ये सारा पॉइंट आप लोगों को कंप्लीट हो गया होगा। यदि आपको सेशन पसंद आ रहा होगा तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और जितने फ्रेंड सर्किल है आपके, जितने भी स्टडी ग्रुप है आपका, उन सभी में शेयर कर दीजिएगा, ताकि जितने भी स्टूडेंट्स अभी लॉकडाउन की वजह से नहीं पढ़ पा रहे हैं वो कम से कम इसके माध्यम से पढ़ पाएँ, नोट्स बना पाएँ, ताकि एग्ज़ाम में आसानी हो। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला टॉपिक जो हमारा है ब्लड। ठीक है, चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं ब्लड के बारे में, रक्त के बारे में, रुधिर के बारे में। ठीक है, रुधिर क्या होता है, देखिए रुधिर जो है हमारे परिवहन तंत्र का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। चूँकि ये तो पौधे में होगा नहीं, जितने भी एनिमल किंगडम या फिर एनिमल से जितने भी एनिमल्स हैं सभी में आपका ब्लड पाया जाता है, लेकिन कुछ एक ऐसे एनिमल्स हैं जिसमें ब्लड का कुछ कंपोनेंट नहीं भी पाया जाता है। ठीक है, तो ब्लड क्या है, ब्लड एक तरल संयोजी उत्तक है। रक्त क्या है, एक तरल संयोजी उत्तक है। एग्जाम में बहुत बार रिपीट हुआ है कि यह किस प्रकार का उत्तक है, तरल संयोजी उत्तक है। जंतु में जनरली 4 प्रकार के उत्तक होते हैं, आप लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा होगा। उसी में से एक उत्तक है तरल संयोजी उत्तक, जो कि ब्लड है। ओके, ब्लड किस प्रकार का उत्तक है, तरल संयोजी उत्तक है। एग्जाम में बहुत बार पूछ लेता है कि ब्लड का पीएच वैल्यू क्या होता है, तो याद रखिएगा ब्लड का जो पीएच वैल्यू होता है वह होता है 7.4। चूँकि 7.4 इसका पीएच वैल्यू है, इसका मतलब होगा कि इसका नेचर कैसा होगा। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा केमिस्ट्री में कि सोरेनसन ने एक पीएच पैमाना दिया था, जिसके माध्यम से किसी भी पदार्थ की नेचर के बारे में पता लगाया जाता था कि वह एसिडिक है या फिर बेसिक। एक बार थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। एक पैमाना दिया पीएच स्केल, जिसमें यहाँ पर 0, यहाँ पर 14 और बीच में क्या था 7। कोई भी अगर पदार्थ का पीएच वैल्यू 7 से कम होता था तो वह एसिडिक हुआ करता था। ठीक है, और किसी भी पदार्थ का यदि पीएच वैल्यू 7 से अधिक होता था तो वह क्या होता था,
बेसिक हुआ करता था। ठीक है, तो समझ में आ गया। 7 से कम मतलब अम्ल, 7 से अधिक मतलब क्षार। तो ब्लड का पीएच वैल्यू 7.4। तो आप लोगों को पता चल गया होगा कि वह किस नेचर का होता है। तो ब्लड जो होता है वह किस नेचर का होता है, बेसिक प्रकृति का होता है, यानी कि क्षारीय प्रकृति का होता है। ओके, एग्जाम में पीएच वैल्यू भी पूछा जाता है। अब देखिए ब्लड के कितने कंपोनेंट होते हैं, तो ब्लड के 2 कंपोनेंट होते हैं, 2 टाइप्स के ब्लड होते हैं, 2 टाइप्स के ब्लड होते हैं, एक प्लाज्मा और एक रक्त कोशिका। प्लाज्मा जो है यह आपका लिक्विड फॉर्म में लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है। प्लाज्मा जो है किस फॉर्म में पाया जाता है, तरल अवस्था में पाया जाता है। ठीक है, प्लाज्मा तरल अवस्था में पाया जाता है, लेकिन रक्त कोशिका जो है इसको हम ठोस कह सकते हैं या कह लें कण के रूप में पाया जाता है। ठीक है, ठोस कह लें या कण कह लें, कण के रूप में पाया जाता है। और हमारे शरीर में जितना भी ब्लड है, कितना ब्लड होता है आपको पता है, सामान्य व्यक्ति में कितना होता है। अगर पुरुष की बात करें तो पुरुष में 5 से 6 लीटर और महिलाओं में आधा लीटर कम होता है। ठीक है, तो प्लाज्मा शरीर में जितने भी ब्लड है उसका कितना प्रतिशत हिस्सा होता है, 55% हिस्सा होता है। और रक्त कोशिका 45%, जो शेष बचा वो। ठीक है, और क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि प्लाज्मा में कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं। तो प्लाज्मा में बेसिकली जो होते हैं वह क्या होते हैं, प्लाज्मा में बेसिकली आपका पाया जाता है जल। ठीक है, क्या जल, और क्या मिलेंगे आपको, प्रोटीन। ठीक है, जल कितना प्रतिशत, तो जल होता है 90% प्लाज्मा में। और प्रोटीन कितना, तो प्रोटीन होता है 7% प्लाज्मा में। ठीक है, प्लाज्मा में जल कितना 90% और प्रोटीन कितना 7%। तो 90, 7, 97, बाकी बचा 3%। तो अन्य जितने भी अकार्बनिक पदार्थ होते हैं, अन्य पदार्थ डायरेक्ट लिख लें, अन्य पदार्थ जो होते हैं वह होते हैं आपका 3%। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। सबसे ज़्यादा पूछा जाता है जल के बारे में कि प्लाज्मा में जल की प्रतिशतता कितनी होती है। तो याद रखिएगा जल की प्रतिशतता होती है 90%। और अभी तक आप लोगों ने पढ़ा होगा क्या कि रक्त को थक्का बनाने में प्लेटलेट्स मदद करता है, लेकिन आज याद रखिएगा प्लाज्मा भी जो है, प्लाज्मा भी रक्त को थक्का बनाने में मदद करता है। उसके बाद अब हम बात करें रक्त कोशिका का, तो रक्त कोशिका जो है वह 3 प्रकार का होता है और ऐसे पूरे आयतन के हिसाब से 45% भाग होता है। इसके 3 पार्ट कौन कौन से हैं, तो देखिए मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ इसके 3 पार्ट। एक तो हो गया RBC यानी कि रेड ब्लड कार्पोसेल्स, एक होता है WBC यानी कि वाइट ब्लड कार्पोसेल्स, एंड नंबर 3 क्या हो जाएगा, प्लेटलेट्स। क्या हो जाएगा, प्लेटलेट्स। ठीक है, तो 3 प्रकार के ब्लड सेल्स होते हैं हमारे बॉडी में। RBC यानी कि लाल रक्त कणिका, यानी कह लें कि ये जो होगा वह रेड कलर का होगा। क्यों होगा, क्योंकि इसमें HB होता है यानी कि हीमोग्लोबिन होता है। याद रहेगा, रेड होता है। यह क्या कराता है, जितने भी श्वसन गैस जैसे कि ऑक्सीजन या फिर कार्बन डाइऑक्साइड इसके परिवहन में सहायक होता है, या फिर फूड पार्टिकल्स के भी परिवहन में सहायक होता है। ठीक है, इतने पॉइंट्स आप लोगों को याद रखने हैं। उसके बाद WBC की बात कर लें तो इसका बेसिकली कलर कैसा होता है, वाइट हो जाएगा। ठीक है, क्यों वाइट होगा, क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन नहीं होता है। उसके बाद बात कर लें इसका काम, तो ये जो है हमारे शरीर में इम्यून सिस्टम को क्या करता है, डेवलप करता है। इम्यून सिस्टम को डेवलप करता है। ठीक है, यानी कि प्रतिरक्षा प्रणाली, रोग से लड़ने की जो क्षमता होती है उसको बनाए रखने में कौन मदद करता है, WBC। प्लेटलेट्स की बात कर लें तो प्लेटलेट्स जो है जनरली इसका जो कलर होता है वो हल्का येलो कलर का होता है। ठीक है, पीला कलर का होता है हल्का। और इसका काम क्या है, तो यह क्या करता है, रक्त को जमाने में मदद करता है। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स याद रखिएगा। लाइफ स्पान याद रखिएगा, इसका 120 दिन होता है। ठीक है, इसका कितना हो जाएगा, 2 से 4 दिन, और इसका कितना 3 से 5 दिन। ठीक है, बनता कहाँ है, तो सभी बनता है आपका अस्थि मज्जा में ही। कहाँ बनेगा, अस्थि मज्जा में। ठीक है, और मरेगा कहाँ, तो मरेगा यानी कि डेड कहाँ होगा, स्प्लीन यानी कि प्लीहा में। ठीक है, तो इतने सारे पॉइंट्स बनते हैं। अब देखिए इससे रिलेटेड बहुत सारे MCQs एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। तो चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं। एक स्लाइड में आपके स्क्रीन पर सारा क्वेश्चन प्ले होगा। ठीक है, और उसको हम लोग बारीकी से समझाते भी चलेंगे और आंसर भी करते चलेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आपका यहाँ पर है, देखिएगा, रक्त किस प्रकार का उत्तक है। ठीक है, ऑप्शन आपके सामने है। रक्त किस प्रकार का उत्तक है, तो देखिए रक्त को कहा जाता है तरल संयोजी उत्तक। नंबर 1 का आंसर क्या हो जाएगा, तरल संयोजी उत्तक। देखिए तरल संयोजी उत्तक इसको क्यों बोलते हैं, क्योंकि हमारा जो ब्लड है वह लिक्विड फॉर्म में होता है और यह क्या करता है, एक साथ सभी अंगों को कनेक्ट करके रखता है। इसीलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, तरल संयोजी उत्तक बोलते हैं ब्लड को। ओके।
चलिए नंबर सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है रक्त कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए जनरली जो रक्त होते हैं वह 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। कौन कौन से होते हैं, तो रक्त 2 प्रकार के, एक तो आपका होता है प्लाज्मा, ठीक है, और एक क्या होता है, एक होता है आपका ब्लड सेल्स, ठीक है। एक प्लाज्मा होता है और एक ब्लड सेल्स होता है। तो चलिए नंबर थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। आयतन के हिसाब से प्लाज्मा संपूर्ण रक्त का कितना प्रतिशत भाग होता है। यदि आपने पिछला वीडियो देखा होगा तो ये सारे क्वेश्चन का आप आंसर दे सकते हैं। तो अगर हम प्लाज्मा की बात करें तो उस क्लास में मैंने बताया था कि ब्लड सेल में जब प्लाज्मा और ब्लड सेल क्या होता है, ब्लड के टाइप्स है, तो इसमें प्लाज्मा जो होता है टोटल ब्लड का कितना प्रतिशत भाग होता है, 55% भाग होता है। ओके, उम्मीद करते हैं कि ये पॉइंट आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। रक्त का ठोस भाग कौन सा है। तो देखिए प्लाज्मा जो है आपका लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है, प्लाज्मा लिक्विड फॉर्म में मैंने कल के क्लास में बताया था, और ब्लड सेल जो है यह ब्लड का सॉलिड फॉर्म में पाया जाने वाला है, ठीक है। तो क्या होता है, ब्लड सेल जो है वो कौन से फॉर्मेट में, सॉलिड फॉर्मेट में पाया जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, रक्त का ठोस भाग कौन सा है, तो हो जाएगा रक्त कणिका। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, अब देखिए शरीर में प्रतिरक्षा प्रणाली को डेवलप कौन करता है। अगला प्रश्न, कौन सा प्रश्न, 5वां नंबर प्रश्न है, शरीर में क्या करता है, प्रतिरक्षा प्रणाली को कौन विकसित करता है, यानी इम्यून सिस्टम को डेवलप करने का काम कौन करता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो है आपका, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा WBC। WBC जनरली क्या करता है, हमारे शरीर में जो इम्यून सिस्टम होता है, रोगों से लड़ने की जो क्षमता होती है उसको क्या करता है, डेवलप करने का काम करता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगर इसका आपको PDF चाहिए, ठीक है, तो आप हमें कमेंट कीजिएगा और तब हम बता देंगे आपको कि इसका PDF आपको कहाँ से मिलेगा, ताकि आप खुद से भी कॉपी पेन लेकर के प्रैक्टिस कर सकते हैं। कभी भी थ्योरी को पढ़ लेने के बाद प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो बेहतर रहेगा। इसमें मैंने थ्योरी के साथ साथ ऑब्जेक्टिव टोटल क्वेश्चन को इंक्लूड किया है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 6वां नंबर प्रश्न है, मानव शरीर का सैनिक किसे कहा जाता है, ठीक है। तो मानव शरीर का सैनिक किसे कहते हैं, तो WBC को। मानव शरीर का सैनिक किसे बोलते हैं, WBC को बोलते हैं। क्यों बोलते हैं WBC को मानव शरीर का सैनिक, क्योंकि यह क्या करता है, हमारे शरीर में इम्यून सिस्टम को डेवलप करता है, यानी कि रोगों से लड़ने की जो क्षमता होती है उसको बढ़ाता है, और इसीलिए इसे हम किस नाम से बुलाते हैं, शरीर का सैनिक के नाम से बुलाते हैं, ठीक है। 7वां नंबर प्रश्न देखते हैं। 7वां नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, रोगों से लड़ने में कौन मदद करता है, ठीक है। तो ऑप्शन है आपका लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, न्यूट्रोफिल, बेसोफिल। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट जो है यह रोगों से लड़ने में मदद करता है। लिम्फोसाइट किसका टाइप से है, तो ये WBC का ही टाइप है। देखिए बेसिकली WBC के 5 टाइप्स होते हैं, ठीक है, और उसी में जो आपका लिम्फोसाइट है वह रोग से लड़ने में मदद करता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। रक्त में कौन सा धातु पाया जाता है। तो 8वां नंबर प्रश्न है, रक्त में कौन सा धातु पाया जाता है। तो रक्त में पाया जाता है लोहा, ठीक है। लोहा का संकेत क्या होता है, Fe होता है, ठीक है। क्या होता है, Fe होता है। चलिए 8वां हो गया। अब 9वां नंबर प्रश्न देखते हैं। RBC का वैज्ञानिक नाम। देखिए वैज्ञानिक नाम से रिलेटेड भी क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। बताइए RBC का वैज्ञानिक नाम क्या होगा। चलिए उम्मीद करते हैं कि आपने आंसर दे दिया होगा। RBC का जो वैज्ञानिक नाम होता है वो होता है एरिथ्रोसाइट। क्या होता है वैज्ञानिक नाम, एरिथ्रोसाइट होता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 9 का ए ऑप्शन करेक्ट होगा। ओके, एरिथ्रोसाइट। चलिए नेक्स्ट है, RBC तथा WBC का अनुपात क्या होता है। देखिए हमारे शरीर में RBCs और WBCs और प्लेटलेट्स ये जो है रक्त कोशिका का प्रकार है। तो इसमें सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है आपका RBC। और RBC का कितना होता है, अगर RBC और WBC के रेशियो की बात करें तो RBC और WBC का जो रेशियो होता है कितना होता है, 600:1, मतलब 600:1 होता है। किसका, RBC और WBC का रेशियो। लेकिन होता क्या है, कभी कभार हमारे फ्रेंड सर्किल में लोग मूर्ख बनाने के लिए क्या कर देते हैं, इसको उलट देते हैं। WBC पहले RBC बाद में कर देते हैं। तो आप भी उलट दीजिएगा, यानी जैसा क्वेश्चन वैसा जवाब। RBC WBC का रेशियो 600:1, या पूछ ले WBC और RBC का अनुपात तो 1:600। ओके, चलिए अगला प्रश्न है आपका, कौन सा विटामिन रक्त को जमने में मदद करता है।
ठीक है। तो देखिए विटामिन की बात करें तो विटामिन के जो है, विटामिन के यह क्या करता है, रक्त को जमने में मदद करता है। तो 11वां नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, 11 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विटामिन के, सॉरी ए नहीं बी, ठीक है, विटामिन के। चलिए नेक्स्ट है, रक्त का पीएच मान कितना होता है। कल के क्लास में मैंने बताया था ब्लड का जो पीएच वैल्यू होता है 7.4 होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 13वां नंबर प्रश्न देखते हैं। 13वां कह रहा है मानव शरीर में रक्त की मात्रा शरीर के भार का कितना प्रतिशत होता है। देखिए शरीर में अगर हम जनरली रक्त की बात करें तो अगर हम बात करें मेल का, ठीक है, तो मेल में होता है 5 से 6 लीटर। फीमेल की बात करें, ठीक है, तो फीमेल में ब्लड की जो मात्रा होती है वह कितना होता है, 4 से 5 लीटर के करीब होता है, ठीक है। और जनरली अगर इस तरह से क्वेश्चन पूछ ले कि मनुष्य में अगर हम महिलाओं की बात करें तो महिला में पुरुषों की अपेक्षा ब्लड की मात्रा कितनी कम होती है, तो लगभग आधा लीटर के करीब क्या होता है, कम होता है। अगर हम रेशियो निकालेंगे तो आ जाएगा, ठीक है। तो मेल में 5 से 6 लीटर और फीमेल में 4 से 5 लीटर। लेकिन क्वेश्चन में क्या कहा गया है, क्वेश्चन में ये कहा गया है कि शरीर का के भार का कितना प्रतिशत ब्लड होता है शरीर में, ठीक है। तो ये होता है आपका 7%। तो इसका ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो क्या होता है, हमारे शरीर के भार का 7% ब्लड होता है हमारे शरीर में, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न वही है, वयस्क मनुष्य में औसतन कितना रक्त होता है। तो मैंने अभी जस्ट कहा 5 से 6 लीटर होता है, ठीक है। आंसर इसका हो जाएगा 14 नंबर का ए आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए 15 क्वेश्चन देखते हैं। रक्त प्लाज्मा में कितना प्रतिशत जल पाया जाता है। तो मैंने कल के क्लास में बताया था ब्लड सेल और प्लाज्मा, प्लाज्मा में वाटर की मात्रा कितनी होती है, तो 90% होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए वाटर कितना होता है, वाटर आपका हो जाएगा 90%, ठीक है। प्रोटीन की बात कर लें, प्रोटीन आपका कितना हो जाता है 7%, और अन्य जो भी शेष बचते हैं, ठीक है, वो सारे कितने होते हैं 3%। शेष जो भी पदार्थ बचे 3% बचते हैं। तो याद रखिएगा एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है आरबीसी का कब्र किसे माना जाता है। देखिए कब्र कहने का मतलब होता है कि आरबीसी की मृत्यु कहाँ होती है, ठीक है। तो आरबीसी की मृत्यु जो होती है वह कहाँ होता है, स्प्लीन में होता है, ठीक है। और स्प्लीन को ही प्लीहा के नाम से जाना जाता है, स्प्लीन को ही किस नाम से जाना जाता है, प्लीहा के नाम से जाना जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। अब देखिए इसमें है कभी, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि 16 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, कौन सा रक्तकण अपना आकार बदलता है, ठीक है। देखिए आकार बदलने से एक बात याद आई कि जब आप लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा होगा सेल, तो उसमें आप लोगों को पता चला होगा कि सबसे जो छोटा एक कोशिकीय जीव अमीबा है वह क्या करता है, अपने शरीर का स्ट्रक्चर चेंज करता है। तो क्या हमारे शरीर में कोई ऐसी कोशिका है जो अपना स्ट्रक्चर चेंज करता है। तो जी हाँ, हमारे शरीर में भी एक ऐसी कोशिका है जो अपना स्ट्रक्चर रेगुलर चेंज करता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, WBC कहते हैं, ठीक है। इसी को हम, इसका अगर वैज्ञानिक नाम की बात करें तो WBC को ल्यूकोसाइट कहा जाता है। तो याद रखिएगा एग्जामिनेशन में इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ऑप्शन में या तो आपको WBC मिलेंगे या तो ल्यूकोसाइट मिलेंगे, ओके। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 17 नंबर का क्या हो जाएगा, कौन सा रक्तकण अपना आकार बदलता है, WBC, ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए ओके, चलिए अब थोड़ा सा क्वेश्चन बचा हुआ है, 20वां नंबर का देखते हैं। 20वां नंबर प्रश्न कह रहा है मनुष्य में कितने प्रकार के रक्त समूह होते हैं। ब्लड ग्रुप की बात की जा रही है। तो देखिए मनुष्य में 4 प्रकार के ब्लड ग्रुप होते हैं, एक ए होता है, एक बी होता है, एक ए बी होता है और एक ओ होता है। तो ये 4 प्रकार के ब्लड ग्रुप पाए जाते हैं जनरली, ठीक है। अब इसमें याद रखने वाली क्या बात है, ब्लड ग्रुप जो ओ होता है इसको कहा जाता है क्या, यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है, यानी कि सर्वदाता रक्त समूह कहा जाता है। ओ को क्या कहा जाता है, सर्वदाता रक्त समूह कहा जाता है। क्यों, क्योंकि हम इसे किसी भी व्यक्ति को दे सकते हैं। अगर किसी भी व्यक्ति को ब्लड की कमी है और उसको यदि ब्लड चाहिए तो हम उसको या तो उसी का सेम ब्लड ग्रुप देंगे या नहीं तो ओ वाला ब्लड ग्रुप दे सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इसे सर्वदाता रक्त समूह इसीलिए बोला जाता है। अब बात करें, इसमें एक सर्वदाता होता है यानी कि यूनिवर्सल डोनर होता है, और एक होता है यूनिवर्सल रिसेप्टर यानी कि सर्वग्राही, ठीक है। तो ये कौन सा होता है, तो ए बी जो है
ये क्या है? सर्वग्राही रक्त समूह है। तो याद रखिएगा, रक्त समूह से रिलेटेड इतना क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं एग्जामिनेशन में, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 20 क्वेश्चन हो गया, इसका आंसर क्या हो जाएगा? 20वां का, मनुष्य में कितने प्रकार के रक्त समूह होते हैं? ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए 21st क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। 21st क्वेश्चन क्या कह रहा है कि रक्त में कितने प्रकार के एंटीजन पाए जाते हैं? देखिए एंटीजन जो होते हैं ना, वो 2 प्रकार के होते हैं, याद रखिएगा। एंटीजन कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। ए हो जाएगा आंसर। एंटीजन कौन कौन सा? एक तो एंटीजन ए होता है, ठीक है, एक तो एंटीजन ए होगा और एक एंटीजन बी होता है, ठीक है। तो एंटीजन कितने प्रकार के? 2 प्रकार के होते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सर्वदाता रक्त समूह कौन है? मैंने अभी जस्ट कहा था सर्वदाता कौन सा है? सर्वदाता ओ वाला सर्वदाता है। तो 22 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और 23 नंबर कह रहा है क्वेश्चन, क्या कह रहा है? सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा है? तो सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा है? ए बी है, यानी कि सी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 24वां नंबर प्रश्न देखते हैं, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। शरीर के अंदर किसकी उपस्थिति में रक्त नहीं जमता है? देखिए अमूमन क्या होता है कि शरीर से बाहर जैसे ही हवा के संपर्क में ब्लड आता है तो वो जमना स्टार्ट कर देता है। क्यों? क्योंकि प्लेटलेट्स जो होता है उसको जमाने में मदद करता है। प्लेटलेट्स के साथ साथ विटामिन के और प्लाज्मा भी रक्त को जमाने में मदद करता है। ओके, अब यहाँ पर क्या कह रहा है कि शरीर के अंदर आखिर ऐसा क्या चीज़ है, कौन सा ऐसा कंपोनेंट है जिसके वजह से शरीर के अंदर रक्त नहीं जमता है? तो वो हेपेरिन है, जिसके वजह से क्या होता है? शरीर में रक्त नहीं जमता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हेपेरिन के वजह से क्या होता है? शरीर में रक्त नहीं जमता है। ओके, चलिए अगला है, रक्त की कमी से कौन सा रोग होता है? ठीक है, तो रक्त की कमी से होता है एनीमिया रोग, जो कि इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि ये जो सेक्शन था ऑब्जेक्टिव का आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर इसका पीडीएफ चाहते हैं तो हमें कमेंट करिए, ठीक है। कमेंट कीजिएगा तो हम आपको बताएंगे कि पीडीएफ आपको कहाँ से डाउनलोड करनी है, ठीक है। और उसके बाद आप उसको प्रैक्टिस करेंगे तो और बेहद तरीके से, अच्छे तरीके से आपको ये चीज़ें याद हो जाएंगी। हार्ट से रिलेटेड जितने भी पॉइंट्स होते हैं, ठीक है, जो मेनली ट्रांसपोर्टेशन में वर्क करता है, सारी चीज़ों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। मैंने यहाँ पर चार्ट बना रखा है ताकि आप लोगों को कोई भी पॉइंट मिस ना हो, ठीक है। और हम इस तरीके से समझाने की कोशिश करेंगे ताकि आपको 100% आप श्योर हो जाएंगे कि हाँ, हम हार्ट से रिलेटेड जितने भी पॉइंट्स हैं जो कि एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं सीख लिया हमने। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लें हृदय के बारे में, ठीक है। हार्ट क्या है? तो देखिए हार्ट की अगर हम स्थिति की बात करें तो हार्ट जो होता है यह फेफड़ों के बीच, ये आप फेफड़ा जो देख रहे हैं, मैंने इसको नीचे करके बना रखा है, लेकिन जनरल इसको थोड़ा बड़ा करके ताकि समझाने में आसानी हो। यह जो फेफड़ा है इसके बीच में यहाँ पर आपका जो हार्ट होता है वह स्थित होता है, ठीक है। यानी कह लें दोनों फेफड़ों के बीच, और कहाँ? वक्ष गुहा में। तो लिख सकते हैं स्थिति क्या है इसकी? इसकी स्थिति है वक्ष गुहा, ठीक है। वक्ष गुहा में स्थित होता है और दोनों फेफड़ों के बीच स्थित होता है, ठीक है। चलिए, तो ये बात समझ में आ गया होगा। देखिए हार्ट का मेन काम क्या होता है? ब्लड को पंप करने का, ठीक है। हमारे शरीर में जो ट्रांसपोर्टेशन होता है मिनरल्स का या फिर जो भी पदार्थ होते हैं वो ब्लड के माध्यम से होता है। क्योंकि ब्लड सर्कुलेट करता है हमारे शरीर में, तो ब्लड को सर्कुलेट करने के लिए उस पर प्रेशर दिया जाता है। तो ब्लड पर प्रेशर कौन देता है? हार्ट देता है प्रेशर, ठीक है। हृदय देता है उस पर प्रेशर, पंप करता है ताकि वह हमारे शरीर के सभी कोशिकाओं तक आसानी से जा पाए, ठीक है। तो ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। हृदय कहाँ स्थित होता है? तो हृदय हमारे वक्ष गुहा में दोनों फेफड़ों के बीच में स्थित होता है। उसके बाद हृदय जो होता है वह बाहरी जो इसका झिल्ली होता है जिससे ये घेरा होता है, उस बाहरी झिल्ली को हम लोग पेरिटोनियम के नाम से जानते हैं। यानी कह लें हृदय बाहरी 2 झिल्लियों से घिरा होता है, इस झिल्ली को हम लोग क्या बोलते हैं? पेरिटोनियम बोलते हैं। हिंदी में इसको हृदय आवरण कहते हैं, ठीक है। चलिए अब देखिए होता क्या है कि ये हम अगर बात कर ले ये हृदय का, ठीक है, तो ये ह्यूमन हार्ट का है, ठीक है। इसमें अगर हम चैम्बर की बात करें तो ह्यूमन हार्ट में जनरली 4 चैम्बर होते हैं। एक तो आपका ये फर्स्ट नज़र आ रहा होगा, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। ये चारों चैम्बर का नाम अलग अलग होता है, ठीक है। एक तो अलिंद होता है और एक निलय होता है। तो डायरेक्शन के हिसाब से दायां और बायां कर दिया जाता है, ठीक है। अब देखिए ह्यूमन हार्ट में पूछा जाता है जनरली ह्यूमन हार्ट में कितने चैम्बर होते हैं।
ठीक है। तो एक चार्ट यहाँ पर आप लोगों के सामने लिख देते हैं ताकि आप लोगों को आसानी से समझ में आ जाए। आप लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा होगा उपसंघ वर्टिब्रेटा, पढ़ा होगा। उपसंघ वर्टिब्रेटा में कितने सदस्य थे? 5, जिसमें एक सदस्य आपका पीसीज आता था, दूसरा सदस्य क्या आता था? रेप्टिलिया, जिसको रेप्टाइल्स भी बोलते हैं या सरीसृप बोलते हैं। तीसरा सदस्य क्या है आपका? एम्फीबिया, ठीक है। तीसरा सदस्य क्या है? एम्फीबिया। चौथा सदस्य हो जाता है इसका एवीज, क्या होता है? एवीज। एंड नंबर 5th एंड लास्ट क्या होता है? एनिमेलिया, ठीक है। अक्सर एग्ज़ाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि जितने भी जीव होते हैं उनके हार्ट के चैम्बर से रिलेट करके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम जान लें कि पीसीज वर्ग में जनरली रखा किसको जाता है? तो जितने भी मछली हैं, ठीक है, इन सभी को पीसीज वर्ग के अंतर्गत रखा जाता है। और इनके हार्ट में कितने चैम्बर होते हैं ये पूछा जाता है। रेप्टाइल्स में जितने भी रेंगने वाले जीव होते हैं उन सभी को रखा गया है, जैसे सांप, छिपकली, घड़ियाल, ये सब होते हैं। एम्फीबियंस के अंतर्गत किसको रखा गया है? तो मेढक को रखा गया है, ठीक है। एवीज के अंतर्गत सभी पक्षी को रखा गया है। और मैमिलियंस के अंतर्गत उसको रखा गया है जो अपने बच्चे को दूध पिलाते हैं। तो क्वेश्चन पूछा जाता है पीसीज या मछली के हृदय में कितने चैम्बर होते हैं? तो याद रखिएगा 2 होता है। कौन कौन सा? एक अलिंद और एक निलय होगा, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, रेप्टाइल्स के हार्ट में कितने चैम्बर? तो रेप्टाइल्स में भी याद रखेंगे 2 नहीं 3 होता है इसमें। कौन कौन से? तो 2 अलिंद होंगे, 1 निलय। लेकिन एक चीज़ याद रखना है, इसमें जो 2 अलिंद होते हैं ना, इसमें एक अलिंद जो होता है वह अर्धविकसित होता है, ठीक है। तो क्वेश्चन ऐसे भी एग्जाम में पूछ लेगा कि निम्नलिखित में से किसमें अर्धविकसित अलिंद पाया जाता है, ठीक है। तो याद रखेंगे जो रेप्टाइल्स या एम्फीबियंस होते हैं इनमें एक अर्धविकसित अलिंद पाया जाता है, बाद बाकी जो 2 बचे वो विकसित होते हैं। रेप्टाइल्स और एम्फीबियंस दोनों में 3-3, दोनों के हार्ट में 3-3 चैम्बर होंगे। एवीज में 4 होंगे और मैमिलियंस में भी 4 होंगे। यानी कि हार्ट का जो चैम्बर होता है इस तरीके से डिवाइड किया गया है। तो याद रख सकते हैं। रेप्टाइल्स में एक अपवाद है, याद रखिएगा, जो घड़ियाल होता है, मगरमच्छ जो होता है उसके हृदय में 4 चैम्बर होते हैं, 4 कोष्ठ या वल्व भी उसको बोलते हैं। तो ये पॉइंट उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। अगर आपसे पूछ ले कि मछली के हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं तो आप जवाब देंगे 2, ठीक है। सांप या फिर आपका छिपकली, इन सभी में, या जो रेंगने वाले जीव होते हैं जो रेप्टाइल से बिलोंग करते हैं उनके हार्ट में कितने चैम्बर? 3। एम्फीबियंस यानी मेढक के हार्ट में भी 3 चैम्बर और एविज यानी पक्षी के हार्ट में भी कितने? 4 चैम्बर। और मैमिलियन के, एनिमेलिया नहीं, इसको मैमिलिया कर लीजिएगा, सॉरी मैमिलिया, ठीक है। मैमिलिया के हार्ट में कितने चैम्बर? 4 चैम्बर होते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि ये पॉइंट कंप्लीट हो गया होगा। तो इसी तरीके से पूछा जाता है कि ह्यूमन हार्ट में कितने चैम्बर होते हैं? तो याद रखिएगा ह्यूमन हार्ट में भी 4 चैम्बर होते हैं। तो चैम्बर से रिलेटेड कंसेप्ट आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग अगला देखते हैं। अगला क्या है? अगला है संकुचन और शिथिलन। देखिए होता क्या है अमूमन कि हमारा जो हार्ट है, आपने अक्सर गौर किया होगा, हमारा जो दिल है वो धड़कता है, धक 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 करता है। तो ये धक धक क्यों करता है? ऐसा नहीं कि बहुत सारे लोग अपना माइंड लगाते हैं कि इसके वजह से, लेकिन जब भी कभी हमारे शरीर में अक्सर अगर ज़्यादा तेज़ से धड़कता है तो उसका मतलब होता है कि या तो कोई विपत्ति होती है या फिर कोई इस तरह का कुछ अचानक हो जाता है जिसके कारण ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ जाता है। ब्लड का सर्कुलेशन क्यों बढ़ता है? क्योंकि जब हमें किसी प्रकार की परेशानी होती है तो हमको उसको सॉल्व करने के लिए ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। इसीलिए ब्लड का सर्कुलेशन तेज़ी से होता है ताकि वहाँ पर ऑक्सीडेशन मैक्सिमम हो सके और एनर्जी मैक्सिमम प्रोड्यूस हो सके, ठीक है। तो इसीलिए धक धक करता है। तो ये जो हार्ट धक धक करता है क्यों करता है? क्योंकि इसका जो वेस्म होता है, ये वेस्म अलिंद और निलय, ये दोनों वेस्म में क्या होता है? बारी बारी से संकुचन और शिथिलन होता है। अब बात आती है संकुचन और शिथिलन क्या है? तो हृदय के वेस्मों का सिकुड़ना संकुचन और फैलना शिथिलन कहलाता है। तो देखिए मैंने भी बताया 1 और 2, ये जो दोनों हैं अलिंद, यानी ऊपर वाले को अलिंद बोलते हैं, नीचे वाले को निलय बोलते हैं। तो अलिंद इसको अब देखिए डायरेक्शन के हिसाब से पूछ लेगा, ये दायां अलिंद राइट हैंड साइड है तो दायां अलिंद, लेफ्ट हैंड साइड है तो बायां अलिंद, ठीक है, याद रखेंगे। और ये दायां निलय बायां निलय। तो जब निलयों और अलिंदों में संकुचन होता है
ठीक है, यानी कि सिकुड़ता है तो उसको संकुचन बोलते हैं और फैलता है तो उसको क्या बोलते हैं, शिथिलन बोलते हैं। और समझ में आ गया। और इसी संकुचन और शिथिलन के वजह से क्या होता है, ब्लड का पंपिंग होता है और हमारा जो हृदय है वह धक धक करता है, जिसे हम धड़कन के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो सिस्टोल समझ में आ गया। सिस्टोल या फिर संकुचन क्या होता है, संकुचन कहने का मतलब हो गया हृदय के वैष्मों का सिकुड़ना संकुचन, और हृदय के वैष्मों का फैलना शिथिलन। और हृदय के वैष्मों के संकुचन और शिथिलन को सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं, धड़कन कहते हैं। ठीक है, और ये जो हृदय के वैष्मों का संकुचन और शिथिलन जो होता है एक तालबद्ध तरीके से होता है। ठीक है, तालबद्ध कहने का मतलब एक बार संकुचन एक बार शिथिलन, एक बार संकुचन एक बार शिथिलन, और दोनों का टाइम पीरियड लगभग इक्वल होते हैं। ठीक है, तो क्या होता है, तालबद्ध संकुचन जो होता है या फिर शिथिलन जो होता है इसके लिए इसमें एक विशेष प्रकार का नर्व सेल पाया जाता है, और उस नर्व सेल को हम लोग बोलते हैं SA नोड। क्या बोलते हैं, SA नोड बोलते हैं, साइनो ऑरिकुलर नोड। ठीक है, क्या बोलते हैं, साइनो ऑरिकुलर नोड या शिरा अलिंद छिद्र भी कहते हैं। तो हृदय का जो संकुचन और शिथिलन होता है उसको नियंत्रित कौन करता है, SA नोड जो है वह उसको नियंत्रित करता है। ठीक है, इतना पॉइंट आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलिए अब क्या होता है कि जब संकुचन और शिथिलन होता है इसी का वजह से क्या होता है, हमारे शरीर में ब्लड का पंपिंग होता है, शरीर के सही भागों में ब्लड का सर्कुलेशन होता है। अब देखते हैं कि हमारे शरीर में ब्लड का सर्कुलेशन आखिरकार होता कैसे है। तो देखिए मैंने यहाँ पर एक पिक बना रखा है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, देखिए ये हार्ट का पिक है। हार्ट में ये आपका दायां अलिंद हो गया, ये बायां अलिंद, क्या ये आपका दिख रहा होगा आपको, दायां अलिंद और ये बायां अलिंद, और ये हो गया दायां यानी कि राइट नीलय। ठीक है, और ये हो जाएगा लेफ्ट नीलय। ठीक है, हम NL करके लिख देते हैं इसको, राइट अलिंद RA। ओके, ताकि जगह कम है तो समझने में आसानी हो। ठीक है, अब क्या होगा, मान लीजिए कि ये शरीर का हर्ट है, जैसे मान लीजिए कि ये मेरे शरीर में ऐसा एक हर्ट है। ठीक है, अब क्या होगा, मेरा राइट डायरेक्शन देखिए और लेफ्ट डायरेक्शन देखिए। राइट साइड ये वाला इधर राइट यानी कि अलिंद और नीले दाएं साइड और बाएं साइड। अब हमारे शरीर में ब्लड का सर्कुलेशन कैसे होता है, तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होता है, यानी कि घड़ी की दिशा में। घड़ी का दिशा कैसे होता है, देखिए घड़ी का डायरेक्शन कुछ इस तरीके से होता है। ठीक है ना, तो हमारे शरीर में ब्लड का सर्कुलेशन इसी तरीके से होता है। ठीक है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन है मतलब शरीर के सभी भागों में ब्लड जो जाता है वह कौन से साइड से जाएगा, लेफ्ट साइड से जाएगा। जो हमारा हार्ट का लेफ्ट साइड होता है उससे क्या होगा, हमारे शरीर के सभी भागों में ब्लड सर्कुलेट करेगा, और शरीर के सभी भागों से सर्कुलेट करने के बाद ब्लड जो रिटर्न आएगा वो कौन से साइड, राइट साइड में आएगा। ठीक है, तो देखिए राइट साइड में आएगा, तो राइट साइड में 2 छिद्र देख रहे हैं आप, इसको क्या बोलते हैं, शिरा बोलते हैं। इसी को महाशिरा भी टर्म किया जाता है। तो राइट साइड में हमारे शरीर के सही भागों से अशुद्ध रक्त सर्कुलेट होकर के राइट हृदय में आता है, हृदय के चैम्बर में आता है। ठीक है, तो दाएं साइड में आता है, तो दाएं साइड में आपका शिरा है। इसका मतलब है कि शिरा जो है वह किस प्रकार के रक्त का परिवहन कराता है, अशुद्ध रक्त का परिवहन कराता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं शुद्ध रक्त का परिवहन शिरा कराएगा, अशुद्ध रक्त का तो शरीर के सभी भागों में लेफ्ट साइड से जाता है। तो लेफ्ट साइड में कौन सी नली है, ये नली है या ये नली है। तो देखिए ये क्या होगा, यहाँ से ये नली ऐसे जाती है महाधमनी, और ये जो है ये महाधमनी से जो ब्लड निकल करके आता है तो ये शरीर के सभी कोशिका तक गया, और यहाँ से ब्लड ऐसे आता है। इस तरीके से सर्कुलेशन होता है। ठीक है, तो अब हम क्रियाविधि समझ लेते हैं, हार्ट में कैसे क्रियाविधि होता है। संकुचन और शिथिलन आप लोग समझ ही चुके हैं। देखिए शरीर के सभी भागों से अशुद्ध रक्त, शरीर के सभी भागों से अशुद्ध रक्त कहाँ आता है, दायां अलिंद में आता है। ठीक है, उसी समय फेफड़ा से, किससे, फेफड़ा से शुद्ध रक्त किसके सहायता से, फुफ्फुस शिरा के सहायता से कौन से अलिंद में, दायां, सॉरी ये लेफ्ट हो जाएगा ना, लेफ्ट अलिंद यानी कि बायां अलिंद में आता है। अब चूंकि इसमें संकुचन होगा तो ये फैलेगा, ये सिकुड़ेगा तो ये फैलेगा। जैसे ये सिकुड़ेगा और ये फैलेगा तो क्या होगा, इसमें का ब्लड इसमें आ जाएगा, यानी कि नीलयों में आ जाएगा। यहाँ पर एक कपाट होता है, द्विदली कपाट और त्रिदली कपाट, जो क्या करता है, ब्लड जब इसमें आ जाता है तो अलिंद से तो नीलय में आ जाएगा, लेकिन नीलय से अलिंद में ब्लड नहीं जा पाएगा। तो जब ये संकुचन होगा तो ब्लड इसमें से इसमें आ गया। ठीक है, लेकिन
हमने पढ़ा अभी कि तालबद्ध संकुचन होते हैं, यानी एक बार यदि ये सिकुड़ेगा तो ये फैलेगा और ये सिकुड़ेगा तो ये फैलेगा। तो जब अलिंद में अभी संकुचन हुआ तो दाएं अलिंद से अशुद्ध रक्त दाएं नीले में और बाएं अलिंद से शुद्ध रक्त बाएं नीले में आ गया। ठीक है, अब क्या बारी है, अब ये फैला था तब इसका बारी है सिकुड़ने का और इसका फैलने का। जब ये सिकुड़ेगा ये फैलेगा तो मैंने कहा यहाँ पर एक द्विदली का पार्ट और एक त्रिदली का पार्ट होता है जो क्या करता है, ब्लड को अलिंद में आने से रोकता है। अब ब्लड अलिंद में नहीं जाएगा तो कहाँ जाएगा, तो देख रहे हैं ये एक नली है, ये एक नली आप देख रहे हैं इधर। ठीक है, ये नली बाएं नीले से होते हुए कहाँ गया, फेफड़े तक। ठीक है, तो जब नीलयों में संकुचन होता है तो अशुद्ध रक्त निलय के माध्यम से या फुफ्फुस धमनी के माध्यम से फेफड़ों तक जाता है तथा जो बाएं निलय में जो शुद्ध रक्त था वह महाधमनी के माध्यम से शरीर के सभी भागों में सर्कुलेट कर जाता है। ठीक है, इसको एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं, सुनिएगा गौर से, फिगर पर ध्यान दीजिए और सुनते रहिए। देखिए क्या होता है, जिस समय शरीर के सभी भाग से अशुद्ध रक्त बाएं सिरा में दाएं सिरा में आता है, कौन से, दाएं अलिंद में आता है। ठीक है, शरीर के सभी भागों से अशुद्ध रक्त सिरा के माध्यम से दाएं अलिंद में आता है, उसी समय फेफड़े से शुद्ध रक्त किसके द्वारा, फुफ्फुस सिरा के द्वारा बाएं अलिंद में आता है। जब अलिंदों में संकुचन होता है उस समय निलयों में शिथिलन होता है, जिसके वजह से क्या होता है, अलिंद का ब्लड निलय में आ जाता है। ठीक है, अब चूंकि तालबद्ध संकुचन होता है तो अब बारी है निलयों का संकुचन और ऊपर जो अलिंद है उसका फैलना। ठीक है, यानी कि शिथिलन। तो जब नीलियों का संकुचन होगा तो यहाँ पर त्रिदली का पार्ट और द्विदली का पार्ट होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, ब्लड अलिंद में नहीं आ पाता है। जब अलिंद में नहीं आएगा तो क्या होगा, अशुद्ध रक्त फुफ्फुस धमनी के माध्यम से फेफड़े तक जाएगा और शुद्ध रक्त किसके द्वारा, महाधमनी के द्वारा शरीर के सभी भागों में सर्कुलेट कर जाएगा, स्थानांतरित हो जाएगा। तो इस तरीके से हृदय का क्रियाविधि होता है हमारे शरीर में। उम्मीद करते हैं कि ये सारा पॉइंट आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। ठीक है, यहाँ पर ब्लड क्यों जाता है, फेफड़े तक ब्लड क्यों जाता है, फेफड़े तक ब्लड इसलिए जाता है ताकि हम लोग जो भी ब्रीदिंग करते हैं एयर से विभिन्न क्या एटमॉस्फेयर से विभिन्न प्रकार का जो गैसेस लेते हैं उसमें ऑक्सीजन क्या करता है, हमारे फेफड़े के जो वायु कोश होते हैं उसमें जा करके रहते हैं। ठीक है, और फेफड़े के ऊपर क्या होता है, रक्त कोशिका का घना जाल जिसमें ब्लड होता है, ब्लड में हीमोग्लोबिन होता है, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से संयोग करके ऑक्सीहीमोग्लोबिन बनाएगा और वो क्या करेगा, शरीर के सही भागों में पहले तो आएगा यहाँ निलय और उसके बाद यहाँ से शरीर के सही भागों में सर्कुलेट कर दिया जाएगा। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं ये सिरा और धमनी के बारे में। एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन बनते हैं कि सिरा के बारे में बताइए, धमनी के बारे में बताइए, धमनी ये। ठीक है, चलिए तो हम बात कर लें सिरा के बारे में पहले। तो सिरा क्या होता है, सिरा हमारे शरीर की पतली कोशिका होती है, लेकिन इससे भी एक पतली कोशिका होती है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जिसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, उसको जानते हैं केशिका के नाम से। तो सिरा जो है अशुद्ध रक्त का परिवहन कराता है। ठीक है, सिरा अशुद्ध रक्त का परिवहन कराता है और शरीर के अन्य भागों से जो रक्त आता है या कह लें हृदय की ओर जो जाता है कोशिका, उसको भी हम लोग सिरा के नाम से जानते हैं। धमनी की बात कर लें तो धमनी का दीवार जो होता है वह मोटा होता है। ठीक है, और यह शुद्ध रक्त का परिवहन कराता है। ठीक है, और सिरा का जो होता है पतला होता है और अशुद्ध रक्त का परिवहन कराता है। ठीक है, अपवाद में कुछ सिरा ऐसे भी हैं जो उल्टा काम कर देता है, जैसे सिरा शुद्ध अशुद्ध का कराता है ना, तो कुछ सिरा ऐसे है जो शुद्ध रक्त का भी परिवहन करा देता है, जैसे कि फुफ्फुस सिरा फेफड़ा से शुद्ध रक्त को लाता है अलिंद में। ठीक है, तो फुफ्फुस सिरा अपवाद है जो शुद्ध रक्त का परिवहन कराता है और फुफ्फुस धमनी अपवाद है जो अशुद्ध रक्त का परिवहन कराता है। तो इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। अब बात कर लेते हैं लसिका, जिसको लिम्फ भी कहते हैं। लिम्फ ये क्या है, जो हमारा ब्लड सेल होता है या कह लें सेल, कोशिका के मध्य में, ठीक है, WBC सहित रुधिर प्लाज्मा जो होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लसिका बोलते हैं। ये भी इम्पोर्टेंस है और इसी से क्या किया जाता है, इसका काम क्या है हमारे शरीर में, चूँकि इसमें WBC होता है तो WBC क्या करता है, इम्यून सिस्टम को डेवलप करता है। तो इम्यून सिस्टम जो है वो बनेगा किसके माध्यम से, लसिका के माध्यम से। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि सारा पॉइंट कंप्लीट हो गया। अब हम लोग चलते हैं, पॉइंट है आपका क्या, BP, ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर क्या है, तो देखिए हमारा जो शरीर है, शरीर में ब्लड, शरीर के सभी कोशिकाओं से जब ब्लड फ्लो करता है तो जब ही कभी कोई प्रॉब्लम होता है या किसी भी तरह का दबाव होता है तो क्या होता है, हमारे शरीर को एनर्जी की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। तो उस समय क्या होता है कि ब्लड तेज़ी से फ्लो करना स्टार्ट करता है। तो तेज़ी से फ्लो करने के कारण क्या होता है कि महाधमनी और उसकी जो मुख्य शाखाएँ होती हैं उसके ऊपर रक्त का दबाव बढ़ जाता है और यही रक्त के दबाव के बढ़ने को ही हम लोग रक्तचाप कहते हैं।
ठीक है, यानी कि महाधमनी एवं उनकी मुख्य शाखाओं में रक्त के दबाव को क्या कहेंगे, रक्तचाप, बीपी या ब्लड प्रेशर कहेंगे। तो ये जो बीपी बढ़ता है वह भी ये सिस्टोलिक और डायस्टोलिक के वजह से ही, संकुचन और शिथिलन के वजह से ही। देखिए, जब संकुचन से दबाव बढ़ता है तो उसको बोलते हैं सिस्टोलिक प्रेशर। क्या बोलते हैं, सिस्टोलिक प्रेशर, ठीक है। और जब शिथिलन से दबाव बनता है तब उसको क्या बोलते हैं, डायस्टोलिक प्रेशर कहते हैं। अब अगर हम बात कर लें एक हेल्दी ह्यूमन का सिस्टोलिक प्रेशर कितना होता है, तो याद रखिएगा एक हेल्दी ह्यूमन का सिस्टोलिक प्रेशर जो होता है वह 120 mmHg होता है। mmHg बोले तो मिलीमीटर, Hg क्या होता है, पारा का संकेत है, मरकरी का संकेत है, ठीक है। यानी कि मिलीमीटर पारे के दाब पर 120, ठीक है। याद रखिएगा सिस्टोलिक प्रेशर 120 और डायस्टोलिक प्रेशर कितना होता है, 80 mmHg। आप लोग कभी अगर मेडिकल स्टोर में गए होंगे तो वहाँ पर आप लोगों को देखने को मिला होगा, अगर बीपी कभी जांच किया जाता है तो एक मशीन दिया जाता है और उसको बाजू में लगा करके उससे बीपी चेक किया जाता है। तो उस मशीन को क्या बोलते हैं, उस मशीन को बोलते हैं स्फिग्मोमैनोमीटर। क्या बोलते हैं, स्फिग्मोमैनोमीटर, ठीक है। क्या बोलते हैं, यानी बीपी का जो मापन किया जाता है वह स्फिग्मोमैनोमीटर के द्वारा किया जाता है। और कहा जाता है कि अगर कोई व्यक्ति हेल्दी है, स्वस्थ है, तो उसका ब्लड प्रेशर कितना होगा, तो यही सिस्टोलिक प्रेशर, यानी कि सिस्टोलिक प्रेशर अपॉन डायस्टोलिक प्रेशर, यानी कि क्या हो जाएगा, सिस्टोलिक 120 और डायस्टोलिक प्रेशर कितना हो जाएगा, 80 mmHg हो जाता है, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है कि एक स्वस्थ व्यक्ति का जो सिस्टोलिक और डायस्टोलिक प्रेशर होता है, या कह लें उसका जो बीपी होता है वह कितना होता है, तो 120/80 mmHg होता है। तो इस तरीके से आपका सारा पॉइंट कंप्लीट होता है। उम्मीद करते हैं कि ये सेशन में आप लोगों को जितने भी चीज़ मैंने बताया वो सारा आप लोगों को समझ में आ गया होगा। यदि समझ में आया है तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और जितने भी आपके स्टडी ग्रुप हैं वहाँ पर इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ताकि जितने भी आपके फ्रेंड सर्किल में स्टूडेंट्स होंगे उनको ये सारा चीज़ समझ में